Agricultural Insurance Company of India Limited. AIC. नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कार्यक्रम कृषि दर्शन के जरिए हमारी यही कोशिश होती है कि कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हम किसानों के लिए इस कार्यक्रम में समेट कर ला सके। आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो और जानेंगे कि कृषि मंत्री ने किसान साथियों को क्या संदेश दिया। इसके अलावा विज्ञान और किसान सेगमेंट में हम जानेंगे सेब की मार्केटिंग के बारे में। कृषि स्टार्टअप में हम मिलवाएंगे आपको एक सफल किसान राजेंद्र सिंह रावल से और साथ ही फार्मिंग इंडिया में जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपको सबसे पहले सीधे लेकर चलते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के डीडी किसान के स्टूडियो में और जानते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान साथियों के लिए क्या संदेश दिया। सभी को नमस्कार। प्रिय नागरिक भाइयों और बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव के इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबका यह सौभाग्य है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक मौके के हम साक्षी बन रहे हैं। इस अवसर पर हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, इस अभियान को सफल बनाएं, अपने घरों में, संस्थानों में और सभी स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं। मेरा आप सब से यह भी आग्रह रहेगा कि जब हम राष्ट्रीय ध्वज को ध्वजारोहित कर रहे हैं उस समय राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का हम पूरा ख्याल रखें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय। आइए अब कृषि दर्शन कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के विस्तार विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर संजीव कुमार इंगले ने मास मीडिया विभाग के बारे में क्या अहम जानकारी दी। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के विस्तार विभाग के तहत जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, उस योजना की जानकारी मैं आज आपके साथ साझा करूंगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जो कृषि मंत्रालय से जो अलग अलग विभाग की जो योजनाएं होती है वो आप तक सही रूप से उसकी जानकारी प्रदान करना। उसी के साथ जो हमारा विस्तार विभाग जो योजनाएं चलाता है, उस योजना के बारे में मैं आज आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। इसकी पहली जो योजना है, राज्य सरकार के विस्तार विभाग को सहायता प्रदान करना। दूसरी योजना है केंद्र के संस्थानों को सहायता प्रदान करना। तीसरा जो मास मीडिया से संबंधित जो भी जानकारी है कृषि विस्तार में उसकी सहायता प्रदान करके नई तकनीकी की जानकारी देना। इसी प्रकार से एग्री क्लिनिक एवं एग्री बिजनेस के केंद्रों की स्थापना करना। तो ये जो योजनाएं विस्तार विभाग से चलाई जा रही है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है और इसका लाभ किस प्रकार से किसानों तक पहुंचता है, इसकी जानकारी मैं आपके साथ आज साझा करूंगा। ये मुख्य जो योजना जो राज्य सरकार के विस्तार विभाग से चलाई जाती है, तो राज्य सरकार के विभिन्न जो अधिकारी, पदाधिकारी या उनके जो एक्सटेंशन में कार्य करने वाले जो भी
फील्ड फंक्शनरीज है उनको इस योजना के तहत अलग अलग विषयों पर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। उस प्रशिक्षण में उनको नई तकनीकी की जानकारी दी जाती है और साथ ही साथ उनको क्षेत्र के बारे में, उस एरिया के बारे में जो नई तकनीक है उसकी जानकारी दी जाती है, ताकि ये प्रशिक्षित जो एक्सटेंशन वर्कर है जो अपने गांव कस्बों में जाकर के किसानों को उसकी प्रात्यक्षिक रूप पर खेतों में उसकी जानकारी देकर उनके आमदनी में बढ़ावा कराने हेतु उनका सहयोग करें। इसमें मुख्यतः किसान के साथ साथ युवा वर्ग को भी शामिल किया जाता है, साथ ही महिला किसान को भी इसमें शामिल किया जाता है, ताकि सारी जो गतिविधियां है के किसानी से जुड़ी हुई सभी का इसमें योगदान मिले और उनको सभी को प्रशिक्षण मिले। इसके साथ दूसरी जो योजना है, जो केंद्र पुरस्कृत जो विभिन्न संस्थाएं हैं, वो संस्था भी किसानों को और बाकी और जो एक्सटेंशन वर्क के साथ जो संबंधित अधिकारी या उनके एक्सटेंशन फील्ड फंक्शनर्स जुड़े हैं उनको भी प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिसमें 4 मुख्य एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। जो पहला एक इंस्टीट्यूट है वो है नीलोखरी हरियाणा में, दूसरा जो इंस्टीट्यूट है वो हैदराबाद तेलंगाना में है, तीसरा आनंद गुजरात में स्थित है और चौथा आसाम जोरहाट में स्थित है। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से राज्य सरकार के संबंधित विभाग में जो कार्यरत एक्सटेंशन के फील्ड फंक्शनरीज हैं उनका यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग यानी उनका क्षमता विकास करके उनके नई तकनीकी के साथ उनको जानकारी प्रदान करना, ताकि यह जो प्रशिक्षित जो फील्ड फंक्शनरीज होते हैं वो बाकी जगह जाकर के अपने जिलों में जाकर के, अपने विलेज में जाकर के या अपने कार्य क्षेत्र में जाकर के इसका प्रचार प्रसार करके नई तकनीकी किसान तक पहुंचाएंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यतः कौन कौन से विषय लिए जाते हैं तो उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा कि इसमें मुख्यतः कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसका संचार प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता है, दूसरा है एक्सटेंशन मैनेजमेंट जिसको कहते हैं कि विस्तार पद्धति, तीसरा है कि ट्रेनिंग मैनेजमेंट या ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, प्रशिक्षण एवं प्रबंधन, और इसी प्रकार से एग्रीकल्चर नॉलेज इंफॉर्मेशन सिस्टम, कृषि के ज्ञान का प्रसार और उसकी सूचना देना, इसका ये मुख्य कार्यक्रम है। उसी के साथ साथ नई तकनीक जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी किसानों तक कैसी पहुंचाई जाए, ये इसके मुख्य बिंदु होते हैं जो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यतः इंक्लूड किए जाते हैं, ताकि ये जो नई तकनीकी जो कृषि के क्षेत्र में आ रही है उसकी जानकारी ले करके वो अपने हर एरिया में उसको इस्तेमाल करें। किसान को इस सारी योजना का लाभ लेने के लिए विस्तार निदेशालय हमेशा कार्यरत रहता है और बाकी जो योजनाएं हैं वो विस्तार से हम आपको आने वाले दिनों में भी इसकी जानकारी देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना को आपको जोड़ने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे, ताकि आपको इसकी सारी जानकारी मिलकर आपको इसका फ़ायदा हो, लाभ हो और आपके आय में इसको आपके फसल की देख रेख करने के लिए या मैनेजमेंट करने के लिए और आय दुगुनी करने के लिए मददगार साबित हो। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के निदेशक KR मीणा ने कृषि अवसंरचना कोष के बारे में हमें बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कृषि विभाग भारत सरकार ने 31 जुलाई को AIF के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए कई बैंकों एवं राज्यों को पुरस्कृत किया था और सभी बैंकों को यह भी जानकारी दी गई थी कि AIF के तहत कम से कम एक लाभार्थी को चयनित किया जाए और उसे AIF का लाभ दिया जाए। इस मुहिम को नेशन वाइड वन बैंक वन ब्रांच वन लोन के नाम से चलाया जा रहा है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके ही हम सब कृषि कटाई उपरांत होने वाले नुकसान को से बचाव कर सकते हैं।
एआईएफ का अगला स्टेट कॉन्क्लेव तमिलनाडु राज्य में 12 अगस्त यानी कि कल होने जा रहा है। उसमें राज्य एवं भारत सरकार के कृषि विशेषज्ञ भाग लेंगे और हम और आप सबको इस स्कीम के बारे में अधिक जानकारी देंगे। विशेषकर तमिलनाडु राज्य के किसान भाई इस प्रोग्राम में अपना सहभागी देकर इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। आज तक पूरे देश से आए सभी प्रस्तावों में से 361 प्रस्ताव जो तमिलनाडु से आए हैं उनको बैंकों ने स्वीकृत कर दिया है, जिनकी कुल लागत लगभग 410 करोड़ रुपए है। मैं आप सभी को यह भी बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में हम इस तरह के स्टेट कॉन्क्लेव सभी राज्यों में करने जा रहे हैं। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। सेब हम सबका पसंदीदा फल है और ये पौष्टिक भी होता है, इसलिए इसकी मांग भी काफी रहती है। ऐसे में सेब की खेती से जो किसान जुड़े हुए हैं, अगर उन्होंने मार्केटिंग के गुर न सीखे तो उन्हें फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो आइए आज विस्तार से जानते हैं सेब की मार्केटिंग के बारे में। सेब बहुत ही गुणकारी रेशेदार फल है। इसकी खेती समुद्र तल से 1500 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर होती है। हिमालय के तराई इलाकों में इसकी रुपाई का सही समय जनवरी और फरवरी है। एक बार रुपाई करने पर सेब के पेड़ 8 साल तक फल देते रहते हैं। सेब की उपज के मामले में जम्मू कश्मीर पहले, हिमाचल प्रदेश दूसरे और उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है। फिलहाल 1 हेक्टेयर में 11 से 13 टन तक की पैदावार हो रही है। ज्यादा भाव पाने के कई उपाय हमारे वैज्ञानिक सुझाते रहते हैं। भंडारण और ग्रेडिंग भी उसी में से एक है। आमतौर पर फसल के समय भाव नीचे चला जाता है और फसल सीजन गुजर जाने के बाद दाम बढ़ जाते हैं। ऐसे में अगर सेब का भंडारण करें तो सही भाव मिलने पर उसे बेचे तो ज्यादा कमाई की जा सकती है। बहुत सी मंडियों में सरकार भंडारण की सुविधा दे रही है। दूसरी ओर सेब की तुड़ाई और खपत के बीच काफी समय लग जाता है, जिससे फल खराब होने लगता है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। ज्यादा समय तक गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सेब की तुड़ाई समय पर करनी होगी। लोग चूंकि एक ही आकार और रंग के सेब खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए अलग अलग आकार के सेबों को छांटकर अलग अलग करना होगा। आकार के हिसाब से सेब के 7 ग्रेड होते हैं: सुपर लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल और पिट्टू। ग्रेडिंग के समय आकार, आकृति, वजन, रंग, ठोसपन और परिपक्वता का भी ख्याल रखा जाता है। पहले लकड़ी की पेटियां इस्तेमाल की जाती थी, अब गत्ते के डिब्बे उपयोग में लाए जा रहे हैं। गत्ते के डिब्बे इसलिए बेहतर है क्योंकि इनमें सेब रखने के लिए खाने बने होते हैं। ऐसे में फलों के आपस में रगड़ खाने की समस्या नहीं होती। भंडारण या प्रसंस्करण से पहले सेबों को मंडी में कई चरणों से गुजरना होता है। वहाँ फलों का प्रेशर टेस्ट, शुगर टेस्ट और मैच्योरिटी टेस्ट कराए जाते हैं। सही पाए जाने पर मशीनों से ग्रेडिंग और पैकिंग की जाती है। इससे किसानों को अच्छे भाव मिलते हैं और उन्हें भुगतान भी उसी समय मिल जाता है। ये सेब का ग्रेडिंग सेंटर है। यहाँ पहले सेब को धोया जाता है, खराब फल और कचरा वगैरह अलग कर देते हैं। गीले सेबों को मशीन से सुखाते हैं, फिर आकार के हिसाब से ग्रेडिंग करते हैं। अच्छी क्वालिटी के सेबों को शीत भंडारण में रख देंगे और अच्छी कीमत आने पर बेच देंगे, जबकि बी और सी क्वालिटी के फल प्रसंस्करण में इस्तेमाल हो जाएंगे। किसान चाहे तो खुद भी सेब का प्रसंस्करण कर सकते हैं। सरकार प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की सुविधाएं भी दे रही है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप और मिलेंगे एक सफल किसान से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो,
गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे देश में कई ऐसे किसान हैं जो खेती की आधुनिक पद्धतियों को अपनाकर कृषि क्षेत्र में अपना एक मुकाम हासिल कर रहे हैं और काफी सफलता अर्जित कर रहे हैं, जिनमें से एक है पानीपत में रहने वाले राजेंद्र सिंह रावल। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं क्या है इनकी सफलता की कहानी। राजेंद्र रावल हरियाणा के एक छोटे से गांव छाजपुर खुर्द के निवासी हैं। इनके गांव के अधिकांश लोग खेती से जुड़े हैं। राजेंद्र रावल का जीवन भी खेतीबाड़ी के बीच ही बीता। इन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई अपने गांव के स्कूल से ही की। वे पढ़ाई के साथ साथ खेतों में पिता का हाथ भी बटाते थे। साथ ही वे भैंसों की देखभाल, चारा खिलाने और दूध निकालने में अपने पिता की मदद करते थे। पिता के देहांत हो जाने के बाद राजेंद्र रावल ने खेती को संभाला। खेती में पूरी तरह से आने के बाद इन्होंने पाया कि उनके गांव के ज्यादातर किसान परंपरागत ढंग से खेती करते हैं और वहां के किसान आधुनिक तकनीकों के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन इसके विपरीत राजेंद्र नई तकनीकों को अपनाकर खेती करना चाहते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। वे दूसरे किसानों को भी नई तकनीकों को अपनाकर खेती करने के लिए प्रेरित करते थे। जीवन के इस मोड़ पर उनकी मुलाकात एक कृषि विकास अधिकारी से हुई, जिनसे उन्हें खेती में उपयोग की जा रही नई तकनीकों के बारे में जानकारी मिली। राजेंद्र रावल ने अपने खेतों में शून्य जुताई की तकनीक को अपनाया, जिसे अपनाकर उन्हें काफी फायदा हुआ। अपने गांव में इस तकनीक को अपनाने वाले वे पहले किसान थे। इस सफलता ने उनके हौसलों को और भी बढ़ा दिया। राजेंद्र रावल ने अपने खेतों में लेजर लेवलिंग कराई। साथ ही वे अपने खेतों में हरी खाद का प्रयोग करने लगे। खेतों में रोपाई के लिए इन्होंने चीन में इस्तेमाल किए जाने वाले आधुनिक मशीन को अपनाकर अपने खेतों में उपयोग किया। साल 1999 में राजेंद्र रावल ने कृषि विज्ञान केंद्र से वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ से खाद बनाने का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने अपने ही फार्म पर केचुआ खाद बनाना शुरू किया। वे अपने खेतों में अच्छी उपज के लिए केचुआ खाद का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही अपने फार्म में बने खाद को बेचकर राजेंद्र अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। वे अपने खेतों में जरूरत पड़ने पर ही दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। नई तकनीक अपनाने के अलावे इन्होंने अपने खेत में धान की सीधी बिजाई, भूमिगत जल प्रबंधन और अपशिष्ट प्रबंधन को भी अपनाया है। राजेंद्र ने संसाधनों के संरक्षण की तकनीकों का भी अपने क्षेत्र में पहली बार प्रयोग किया। जाहिर है इन प्रयोगों ने उनके सफलता के द्वार खोले और स्थानीय किसानों के बीच उनकी छवि एक प्रगतिशील किसान की बनती चली गई। मिट्टी जांच कराने के बाद ही वे अपने खेतों में खाद डालते हैं। खेती में अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए वे लगातार कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में रहते हैं। राजेंद्र रावल ने विभिन्न एजेंसियों के जरिए अपने खेतों में अनेक गतिविधियां आयोजित करवाई ताकि इस्तेमाल की जा रही तकनीकों का आंकलन किया जा सके और उन्हें जितना संभव हो सके बेहतर बनाया जा सके। तकनीक के प्रचार प्रसार में उनकी भूमिका सराहनीय है। राजेंद्र सिंह रावल ने तकनीक के इस्तेमाल को अपने तक सीमित नहीं रखा बल्कि अन्य किसानों को भी इससे वाकिफ करवाया। देखते ही देखते राजेंद्र सिंह रावल किसानों के मार्गदर्शक बन गए। वर्तमान में राजेंद्र और उनके गांव के किसान कई फसलों के साथ में खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कृषि में नई तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ाने में राजेंद्र सिंह रावल के प्रयासों को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।
कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया। खेती किसानी बेहद ही चुनौती भरा काम है और कई बार प्राकृतिक मार की वजह से किसानों को नुकसान उठाना पड़ जाता है। ऐसी मुश्किल घड़ी में किसानों को राहत देने के लिए लाई गई है योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये योजना क्या है और किसानों को इससे किस तरह से लाभ मिल सकता है, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज जो जानकारियां आपको दी गई है, हमें उम्मीद है कि इससे जरूर आपको लाभ होगा। कार्यक्रम कृषि दर्शन को अगर आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। कृषि दर्शन कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।